हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी भाई। अच्छे होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की मैं बात करने वाला हूँ, इकोनॉमी में पढ़ाने वाला हूँ। और इकोनॉमी पहले चैप्टर से शुरू होगी, पहले क्लास से शुरू होगी और पूरा सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, आप परेशान नहीं होंगे बिल्कुल भी। दूसरी बात, हमारे एग्ज़ाम का अगर आप पक्ष देखेंगे तो उसके अंदर हमारे एग्ज़ाम में आपकी इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ठीक है, सब अलग अलग सेगमेंट है। अगर मैं इकोनॉमी के इंडिविजुअल सेगमेंट की बात करता हूँ तो लगभग हमारा 3 से 5 मार्क्स की इकोनॉमी हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, कितनी? 3 से 5 मार्क्स की। तो महत्वपूर्ण हो सकता है। और देखिए, इकोनॉमी थोड़ा सा क्या है उन लोगों के लिए, देखो खासकर क्या होता है कि वो लोग, हम लोग ज़्यादा इकोनॉमी पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कॉमर्स वाले लोगों को पढ़ना चाहिए, है ना। तो हम अधिकतर आर्ट्स वाले लोग होते हैं या साइंस वाले जो लोग होते हैं, साइंस वालों का तो दूर दूर तक इकोनॉमी से नाता ही नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग इसे थोड़ा सा समझ के चलेंगे और थोड़ा सा विश्लेषणात्मक ये सब्जेक्ट होता है, अच्छे से इसमें बात करी जाएगी। ठीक है, तो आप मेहनत से इसे देखते जाएंगे और अच्छे से अच्छे नोट्स बना लेंगे, ताकि आपको आने वाले भविष्य में भी वो नुकसान ना दे, आपको फ़ायदा पहुंचा दे। ठीक है, तो चलिए फिर मैं अपनी क्लास को आज आगे करता हूं और पहली क्लास के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं और क्रमबद्ध तरीके से क्लासेस आएंगी। लगातार आप देखते जाना और अपने नोट्स तैयार करते जाना। देखिए, सारे सब्जेक्ट्स की पूरी कोशिश करी जा रही है कि आप तक सारे जो विषय हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे आप तक पहुंचा दिए जाएं। इसलिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक हर बात जो है वो पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ अपनी क्लास को। 1 मिनट बस। चलिए मैं अपनी क्लास को कर देता हूँ, शुरू करता हूँ। आइए, देखिए सबसे पहले जो बात करते हैं वो करते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है। ठीक है, अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र, देखिए अर्थ का मतलब यहाँ पे क्या होता है? धन से होता है। तो धन का विज्ञान या धन का शास्त्र। देखो हर जगह की उपयोगिता होती है मेरे बच्चों। जैसे अर्थ अगर मैं इंग्लिश में कहता हूँ तो इसका मतलब पृथ्वी होता है। अर्थ मतलब होता है किसी चीज़ का, क्या मतलब से, मीनिंग से होता है। और यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अर्थ का मतलब क्या है? पैसे से है, धन से है। तो आप किस जगह पे किस उपयोगिता के साथ हैं वो निर्भर करता है आपका उद्देश्य और आपका जीवन किस दिशा की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो आपके स्थान की महत्वपूर्णता आपके जीवन में होती है। तो इसलिए हमेशा कभी ऐसे स्थान पर मत जाइएगा जो आपके सम्मान को ठेस पहुंचाए। ठीक है, तो हमेशा एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे और हमेशा अग्रसर होते जाएंगे। और इस समाज को लाभान्वित करने का जो कार्यक्रम है या जो लोग ऐसा कर रहे हैं, हम जितनी अपनी भागीदारी हो सकती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भागीदारी करेंगे तो समाज उन्नत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? धन का शास्त्र। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं? धन या उससे जुड़े हुए जो भी मसले होते हैं या उससे जुड़े हुए जो भी मामले होते हैं या उससे संबंधित जो भी पक्ष होते हैं उनका समग्र विश्लेषण और अध्ययन। ठीक है, समग्र एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस एंड स्टडी। ठीक है, ध्यान रखना, बात समझिए, दोबारा समझिए कि धन से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं वो उनका कंप्लीट विश्लेषण, समग्र विश्लेषण और अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो आप बता सकते हैं धन या इससे संबंधित समग्र विषयों का विश्लेषण एवं अध्ययन। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? धन या उससे संबंधित जितने भी विषय होते हैं उनका या उससे संबंधित सभी पक्षों का क्या करते हैं? विश्लेषण और अध्ययन करा जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात समझ लेना। देखिए यहाँ से सवाल कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। बड़ा एक सवाल प्यारा बनाया गया था एक पेपर के अंदर, शायद वो वीडियो या कनिक साहब का ही पेपर था जो लास्ट टाइम भी हुआ है जिसमें धांधली हुई है वीडियो में। शायद उसी में पेपर में एक सवाल आया था कि इसमें पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र है वो बेसिकली जो होता है वो 5 पिलर के ऊपर या 5 स्तंभ उसके होते हैं जिसके ऊपर कोई भी अर्थशास्त्र जो टिका होता है। ठीक है, तो उन्हीं 5 स्तंभों की बात करता हूँ मैं। देखो
5 स्तंभ होते हैं, 5 पिलर होते हैं जिस पर टिकता है। पहला पिलर है उत्पादन, मतलब प्रोडक्शन। दूसरा पिलर है उत्पादन हुआ तो उपभोग होना चाहिए, मतलब कंज्यूम होना चाहिए, कंज्यूम, उत्पादन, उपभोग। तीसरा पिलर है वितरण, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा पिलर है हमारा बेटा विनिमय, ठीक है, विनिमय मतलब एक्सचेंज। और पांचवा पिलर है हमारा निवेश, मतलब इन्वेस्टमेंट। ध्यान से समझना बात को। देखो, किसी भी अर्थशास्त्र के अंदर या कोई भी अर्थशास्त्र या कोई भी अर्थव्यवस्था 5 पिलरों पर खड़ी होती है, उसके 5 स्तंभ होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम जब लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र के 3 स्तंभ होते हैं जिसके ऊपर कोई भी लोकतंत्र टिका हुआ होता है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो ये 5 पिलरों पर खड़ा होता है, उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय और लास्ट में निवेश, ठीक है। ये 5 पिलर होते हैं। सवाल क्या बनाया गया था कि पूछा गया था कि इसमें 3 तो इसमें से डाले गए थे कोई, ठीक है, और एक अन्य डाला गया था। बताया गया था कि इनमें से कौन अर्थशास्त्र का एक मुख्य विशेषता नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सवाल ऐसे बनता है, इसमें से 3 तो इसमें से डालते हैं, चौथा कुछ अलग से डाल देते हैं, ठीक है। पूछते बताइए कौन सा अलग है या कौन सा भिन्न है, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक। तो अर्थशास्त्र में आपने जाना कि ये धन का शास्त्र है या धन का विज्ञान है, और इसमें धन या इससे संबंधित जो भी पक्ष होते हैं उनका समग्र विश्लेषण और अध्ययन इसके अंदर करा जाता है। 5 पिलर हैं, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए थोड़ा सा इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहीं बढ़ जाते कि यहाँ आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है, इकोनॉमी के पापा। और अर्थशास्त्र इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इन्होंने क्या कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है, और इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमी, मतलब अर्थशास्त्र के जनक। और इनकी किताब है जो बड़ी फेमस है, पेपर में कहीं पूछती है। देखिए वैसे तो इसे शॉर्ट फॉर्म में वेल्थ ऑफ नेशंस बोल देते हैं, लेकिन अगर मैं पूरा लिखूं तो एन इंक्वायरी इनटू द नेशंस, एन इंक्वायरी into the nature and causes of, an inquiry into the nature and causes of wealth of nations, ठीक है। तो इनकी किताब का नाम क्या है, कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक। तो ध्यान रखेंगे द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस कर लेंगे हम। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, वेल्थ ऑफ नेशन लिख देते हैं इनकी किताब का नाम। तो ये ध्यान रखना है, एडम स्मिथ को ही फादर ऑफ इकोनॉमी, अर्थशास्त्र के जनक, और इनकी किताब है, पूरा नाम क्या है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, वेल्थ ऑफ नेशंस लिख देते हैं। ये इनकी क्या हो जाती है, किताब हो जाती है। इसके बाद देखिए इकोनॉमी को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, जैसे हम इसे माइक्रो इकोनॉमी या मैक्रो इकोनॉमी बोलते हैं, व्यष्टि या समष्टि अर्थव्यवस्था बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और आपका समष्टि अर्थशास्त्र। लेकिन हमें अर्थशास्त्र की बात नहीं करनी है, हमें क्या पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करनी है, ठीक है। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं कि अर्थव्यवस्था होता क्या है, ठीक है। हमें अर्थव्यवस्था को देखना और यही हमें जानना भी है। देखिए होता क्या है कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं तो थ्योरी पढ़ते हैं, किताबों से पढ़ते हैं, तो उसके बाद जब आप उसे अप्लाई करते हैं तो वो पेपर में आप एग्ज़ाम के अंदर उसके सवाल करते हैं और उसे अप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से
यहाँ अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में थोड़ा सा अंतर। अर्थशास्त्र में क्या है कि आप कह लीजिए कि वो एक तरीके से नियम है या सेट्स ऑफ रूल्स है जो अर्थशास्त्र के अंदर दिए जाते हैं या पढ़ने होते हैं। उन सब का जो आपका व्यवहारिक पक्ष है या उसे जहाँ क्रियान्वित करना होता है वो होती है अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष क्या होता है, वो अर्थव्यवस्था होती है। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, देखो जैसे लिखा भी है अर्थव्यवस्था, अर्थ मतलब मनी या धन, व्यवस्था माने मैनेजमेंट, मतलब धन का जो मैनेजमेंट है वो क्या है, वो अर्थव्यवस्था है। तो अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष बोलते हैं इसे, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष। ठीक है, तो ध्यान रखिए अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष बोला जाता है किसे, अर्थव्यवस्था को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अर्थव्यवस्था होती है वो प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग होती है। ठीक है, या प्रत्येक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था अलग अलग हो सकती है। जैसे भारत की बात करेंगे तो वो भारतीय अर्थव्यवस्था हो जाएगी, चीन की बात करेंगे तो चीनी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग देश की अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं हो सकती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ये वाली। तो देखिए अब हमें बात को समझना है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या क्या होते हैं, कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, उसके अंदर कौन कौन सी अर्थव्यवस्था होती है और भारतीय अर्थव्यवस्था वहाँ पर कहाँ लाई करती है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आप बताइएंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से। अर्थव्यवस्था के प्रकार, और मेरे बच्चों अर्थव्यवस्था के प्रकार में आपको पहला प्रकार बताना पड़ेगा कि ये जो प्रकार होता है ये नियंत्रण के प्रकार आधार पर होता है, कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, ऑन द बेस्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण के आधार पर, कि नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। इसमें अगर मैं पहली बात करूं नियंत्रण के आधार पर, तो अर्थव्यवस्था होती है उदारवादी। एक अर्थव्यवस्था होती है उदारवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, उदारवादी अर्थव्यवस्था। अब देखिए ये क्या होता है, यहीं पे समझिएगा, नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, जैसे मैं बना रहा हूं उस तरीके से बनाइए, अच्छी समझ में आएगी बात, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। अब देखो ध्यान से समझना, उदारवादी। ठीक, देखिए क्या होता है कि किसी भी देश के अंदर एक तो सरकार होती है, या इसी को हम बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र। और एक होता है बेटा मेरे निजी क्षेत्र, जिसे हम प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। निजी क्षेत्र, प्राइवेट जो होता है, प्राइवेट क्षेत्र जो होता है। तो किसी भी देश की मार्केट को या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को दो लोग ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, या तो सरकार कंट्रोल कर रही होती है या निजी क्षेत्र कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन इस उदारवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर जो सरकार का शेयर होता है मार्केट के अंदर वो बहुत कम होता है, या मैं ये कह सकता हूँ कि जो सरकार का नियंत्रण होता है इस अर्थव्यवस्था के अंदर वो बहुत कम होता है, और निजी क्षेत्र का नियंत्रण यहाँ पर बहुत अधिक देखने को मिलता है। तो आप बता सकते हैं सरकार या राज्य का नियंत्रण क्या होता है, कम होता है, और निजी क्षेत्र का नियंत्रण क्या होता है, अधिक होता है। ये नियंत्रण के आधार पर इसका मतलब है कि कम होता है नियंत्रण, और इसका मतलब है कि नियंत्रण क्या होता है, अधिक होता है। अगर आप लिखना चाहेंगे तो लिख लेना। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ ये सब बातें, कि सरकार और राज्य का नियंत्रण जहाँ कम होता है और निजी क्षेत्र का नियंत्रण अधिक होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, आपकी उदारवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं जितने भी बड़े देश हैं या विकसित देश जो हैं वो सारे कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, वो उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर मैं डाल सकता हूँ यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा आदि। ठीक है, ये सब क्या है, आपकी उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। तो एक हुआ उदारवादी, दूसरी हुआ समाजवादी। और देखिए ध्यान रखना, उदारवादी को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, उदारवादी को क्या बोलते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो एक हुआ उदारवादी अर्थव्यवस्था, तो दूसरी है हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसके अंदर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि सरकार का नियंत्रण बढ़ जाएगा और निजी क्षेत्र का नियंत्रण कम हो जाएगा। बात क्लियर है। पहली में क्या था उदारवादी में, कि सरकार का नियंत्रण कम है या सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण कम है और निजी क्षेत्र का नियंत्रण ज़्यादा है। इसमें क्या होगा, अब सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण बढ़ जाएगा और निजी क्षेत्र का नियंत्रण क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र या सरकार का नियंत्रण क्या होता है, अधिक होता है।
क्षेत्र या सरकार का नियंत्रण क्या होता है, वो अधिक होता है, और निजी क्षेत्र का नियंत्रण क्या होता है जी, कम होता है। इससे आप देख सकते हैं जैसे सोवियत संघ, यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था थी वो इसी प्रकार की थी। ठीक है, तो आप ध्यान लगा सकते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था भी पता चल गई आपको। एक होती है बेटा मेरे तीसरी अर्थव्यवस्था कमाल की है, मिश्रित। मतलब यहाँ सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलजुल के काम करते हैं, दोनों की सहभागिता होती है किसी भी क्षेत्र में। जैसे भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में आप देखोगे स्कूल्स सरकारी भी मिल जाएंगे, प्राइवेट भी मिल जाएंगे। देखोगे परिवहन ट्रांसपोर्ट सरकारी भी मिल जाएंगे, प्राइवेट भी मिल जाएंगे। आप देखोगे बैंक सरकारी भी मिल जाएंगे, प्राइवेट भी मिल जाएंगे। तो हर क्षेत्र क्या मिल जाएगा, जो दोनों समावेश के साथ चलाते हैं, एक दूसरे के साथ चलाते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था आपकी क्या कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का दोनों का समावेश रहता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का समावेश रहता है। और इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि कौन सी अर्थव्यवस्था में क्या क्या होता है। दूसरी बात, भारत कहाँ आता है, तो भारत सबसे पहले नियंत्रण के आधार पर जब मैंने बांटा उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर भारत आता है। ठीक है, तो उदारवादी अर्थव्यवस्था जहाँ सरकार का नियंत्रण कम और निजी क्षेत्र का नियंत्रण ज़्यादा, समाजवादी जहाँ सरकार का नियंत्रण ज़्यादा और निजी क्षेत्र का नियंत्रण कम, और यहाँ दोनों मिलजुल कर कहानी चलाते हैं। तो ये आपकी हुई नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब दूसरी तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बी पार्ट इसका होता है अर्थव्यवस्था के प्रकार में विकास के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने हिस्सों में तोड़ा गया है अब उसे देख लेते हैं। ठीक है, तो बी है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर पहला हो जाएगा सबसे पहले आपकी क्या, अविकसित अर्थव्यवस्था। एक होते बेटा मेरे विकासशील अर्थव्यवस्था, और बेटा एक होती है मेरी विकसित। मतलब अविकसित अनडेवलप्ड, विकासशील डेवलपिंग, और विकसित डेवलप्ड। ठीक, तो तीन प्रकार की व्यवस्था होती है। लेकिन ये जानने से पहले हमें एक चीज जाननी पड़ेगी। देखिए, सोर्सेस या संसाधन या आप स्रोत जिसे कहते हैं, संसाधन बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखना, तीन प्रकार के संसाधन होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक, नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरे होते हैं भौतिक, फिजिकल रिसोर्सेज। तीसरे होते हैं मानवीय, ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक, प्राकृतिक मतलब आपके देश में पहाड़, नदी, झरने, नाले, ठीक है, ये सब चीज़ें कैसी हैं, कौन कितने कितने स्रोत है, खनिज क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं, तो वो सारी की सारी किस्में आ जाती हैं प्राकृतिक क्षेत्र के अंदर आ जाती है। और बेटा मेरे भौतिक क्षेत्र के अंदर आ जाता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आप परिवहन कैसा कर पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कैसे हैं, आपके पास सुविधाएं क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट क्या हैं, ये सब चीज़ें किसके अंदर आ जाती हैं, ये सब भौतिक के अंदर आ जाती हैं। और मानवीय रिसोर्सेज के अंदर क्या है कि आपके पास कितने पढ़े लिखे लोग हैं, आपके पास इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, या इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेज से तो आप रिच हैं लेकिन उनका उपभोग करने वाला ही कोई नहीं है, तो वो भी समस्या है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, एक प्राकृतिक, एक भौतिक और एक मानवीय। ठीक है, ध्यान से समझना बात को इससे। ठीक, अब देखो इनके आधार पर इसका क्या करा गया है, कैटेगराइजेशन किया गया। अविकसित अर्थव्यवस्था वो होगी जहां पे तीनों रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं होंगे, या मैं ये कह सकता हूं कि एक होगा दो नहीं होंगे, या दो होंगे एक नहीं होगा। इसका मतलब तीनों के तीनों नहीं मिलेंगे, कम से कम एक तो नहीं होगा वहां पर। प्राकृतिक कम होगा, या भौतिक नहीं होगा, या मानवीय नहीं होगा, एक ना एक तो आपको कम मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कि संसाधन जहां पे नगण्य होते हैं, ठीक है,
संसाधन क्या होते हैं, नगण्य होते हैं। मतलब या तो दो भी हो सकते हैं, एक तो पूरी तरीके से क्या होगा, नगण्य होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, अविकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। बात क्लियर है। जहां पर संसाधनों का अभाव होता है ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, अविकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे आपकी जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों की जो अर्थव्यवस्था है वो हो, या सहारा रेगिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, आपकी अविकसित अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में आती है। ठीक है, दूसरी होती है विकासशील अर्थव्यवस्था। मतलब ध्यान से समझेंगे कि जिनके पास तीनों रिसोर्सेज तो हैं, प्राकृतिक भी, भौतिक भी और मानवीय भी। मतलब तीनों रिसोर्सेज उपलब्ध हैं लेकिन उनका मैक्सिमम हम उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, या इष्टतम दोहन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उन्हें कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं मैक्सिमम लेवल पर। तो ऐसी व्यवस्था कैसी होती है, वो विकासशील होती है। मतलब अभी लगातार काम कर रहे हैं और एक समय उनका हम लोग इष्टतम दोहन जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, ऐसी व्यवस्था कैसी कहलाती है, आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। मतलब हम इष्टतम दोहन नहीं कर पा रहे हैं, इस समय इष्टतम दोहन यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, बाकी तीनों रिसोर्सेज वहाँ क्या है, उपलब्ध है। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। और भारत किस कैटेगरी में है यहाँ पे, विकासशील कैटेगरी में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था कैसी, मतलब हमारे पास रिसोर्सेस उपलब्ध हैं लेकिन अभी हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, इष्टतम दोहन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही कर पाएंगे हम लोग किस कैटेगरी में पहुंच जाएंगे, एक विकसित अर्थव्यवस्था हमारा देश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो विकसित अर्थव्यवस्था क्या है कि जहां तीनों प्रकार के संसाधन आपको मिल जाएंगे, प्राकृतिक भी, भौतिक भी और मानवीय भी, और उनका वो एक इष्टतम दोहन भी कर पा रहे होंगे। तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी क्या कहलाती है, विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, वो क्या कर पा रहे होंगे, इष्टतम दोहन भी कर पा रहे होंगे। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था हमारी विकसित, जैसे यूएसए की, कनाडा की, है ना, ये सब अर्थव्यवस्थाएं कैसी हैं, विकसित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो आपने ये देखा। तो अभी तक आपने देखा कि हम लोगों ने नहीं, अभी दो कैटेगरी के हिसाब से बांटा। अभी आपने नियंत्रण के आधार पर बांटा, नियंत्रण के आधार पर उदारवादी, जिसे पूंजीवादी भी कहा मैंने, दूसरी समाजवादी, और फिर आपका मिश्रित, विकास के आधार पर अविकसित, विकासशील और फिर विकसित। ठीक, अभी एक प्रकार और बना है, वो है वैश्विक संबंधों के आधार पर। ठीक है, तीसरी कैटेगरी है जो हम अर्थव्यवस्था को बांटते हैं, वो वैश्विक संबंधों के आधार पर बांटते हैं। ठीक है, देखिए वैश्विक संबंधों के आधार पर, मतलब दुनिया से हमारे कैसे संबंध है, ग्लोबल रिलेशनशिप के आधार पर, वैश्विक संबंधों के, चलिए तो देखते हैं हम लोग अपनी अगली जो हमारा कैटेगरी है, जिस हिसाब से हमने उसे बांटा है, वो है वैश्विक संबंधों के आधार पर। ठीक है, तो वैश्विक संबंधों के आधार पर हम लोगों ने दो तरीके से इसे बांटा है, लेकिन उसे जानने से पहले हमें दो बातें जाननी पड़ेंगी। या चलिए मैं इसे पहले बांट ही देता हूँ, फिर बता दूंगा। एक बंद अर्थव्यवस्था होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी, और एक होती है बेटा मेरी खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। देखो क्या होता है कि दो चीजें होती हैं किसी भी देश के साथ, एक होता है निर्यात और एक होता है आयात। मतलब जब कोई देश अपने यहाँ से किसी दूसरे देश को कोई वस्तु भेजता है उसे बोलते हैं निर्यात। ठीक है, एक्सपोर्ट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। मतलब जब कोई देश किसी दूसरे देश को क्या करता है बेटा, वस्तु भेजता है। जैसे मैं ऐसे कह देता हूँ, मान लेते हैं हमारे पास जैसे आप कोई किसान है और आपके पास क्या है, गेहूं बहुत अधिक मात्रा में, तो आप क्या करेंगे, गेहूं को बेच देंगे, किसी और को दे देंगे, तो वो आपके लिए क्या है, एक्सपोर्ट है। और जैसे मान लो आपके पास चीनी नहीं है, आप चीनी का उत्पादन नहीं कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं जिसकी आपको आवश्यकता है, तो उसे आप मंगा लेंगे, अपने पास रख लेंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंपोर्ट, आयात बोलते हैं। मतलब आना देश में क्या होता है, आयात, और जाना देश से क्या होता है, आपका निर्यात, इंपोर्ट बोलते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जब कोई देश ना तो क्या करता, एक्सपोर्ट करता और ना इंपोर्ट करता, वो क्या होता है, उसका शून्य होता, मतलब ना ही एक्सपोर्ट करता है और ना ही इंपोर्ट करता है। ठीक है, उसका किसी दूसरी दुनिया से या दूसरे देशों से क्या है, संबंध जो है बिल्कुल भी शून्य है, और वो कोई भी मतलब उन वास्ता उनसे रखता नहीं है, ना लेना ना देना। मैं कैसे कह सकता हूँ, ना लेना और ना देना। तो इसका एग्जाम्पल के तौर पर आप किसे बता दोगे, जो हमारा नॉर्थ कोरिया है वो क्या है, बंद अर्थव्यवस्था वाला हिस्सा है, उत्तर कोरिया या नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन।
ठीक है, नॉर्थ कोरिया। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। खुली अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा कि ये निर्यात भी करेंगे और आयात भी करेंगे। तो जो दूसरे देशों के साथ क्या करता है, निर्यात और आयात दोनों करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, खुली अर्थव्यवस्था। और ये खुली अर्थव्यवस्था क्या है, जितनी भी अर्थव्यवस्था इस दुनिया की है एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया, तो वो सब क्या है, एक खुली अर्थव्यवस्था होती है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक कैसी है, खुली अर्थव्यवस्था है। तो अब आपने देखा कि 3 प्रकार की कैटेगरी में हमने से बांटा, एक नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर और फिर वैश्विक संबंधों के आधार पर। तो आपको भारत की स्थिति देखनी है। तो अगर भारत की स्थिति आपने ध्यान दिया हो तो नियंत्रण के आधार पर हम कैसे, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मतलब हमारे यहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का समावेश है और दोनों मिलजुल कर कार्य करता है। दूसरी बात, विकास के आधार पर हम लोग कहाँ हैं, वो विकासशील कैटेगरी में, मतलब हमारे पास जो संसाधन है वो प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय तीनों संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन अभी तक हम उनका क्या नहीं कर पा रहे हैं, मैक्सिमम उपभोग या हम कह सकते हैं इष्टतम दोहन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। और तीसरा, वैश्विक संबंधों के आधार पर तो हम लोग दूसरे देश से सामान मंगाते भी हैं और दूसरे देश को सामान देते भी हैं। ठीक है। निर्यातक देश भारत नहीं है, आयातक देश है। हम ये अलग बात है कि हम सामान मंगाते ज़्यादा हैं, भेजते कम है। ठीक है, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन हम एक वैश्विक संबंध जो है वो रखते हैं। ठीक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 3 प्रकार से देखी जा सकती है, मिश्रित और विकासशील और खुली अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बच्चा मेरे। तो इसमें थोड़ा सा 1-2 पॉइंट मुझे और बताने हैं, वो ये है कि भारतीय क्षेत्र के प्रकार कितने हैं या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन से होते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो अगली हेडिंग हम बताएंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, देखो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, अभी तो बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आ रहा है यहाँ पे। वैसे प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर वो सब आते हैं, जैसे जो प्राकृतिक संसाधन आते हैं, प्राकृतिक चीजें सब लोग किसके अंदर आ जाती हैं, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आ जाती हैं। जैसे कृषि, ए क्या देता हूं, बी क्या देता हूं, पशुपालन, मत्स्यन, और डी क्या देता हूं इसमें, खनन या उत्खनन। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के सेक्टर से। देखिए पेपर में बहुत सवाल बनता है, पूछते हैं कि कृषि किस प्रकार का क्षेत्र है, तो प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक है, पूछते हैं कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा प्राथमिक क्षेत्र है, कौन सा द्वितीयक क्षेत्र है, सवाल बहुत बनता है। तो ये तो वह प्राथमिक क्षेत्र। एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंदर क्या रखा जाता है, भारत में जितने भी उद्योग हैं, उद्योग बोले तो इंडस्ट्री और कंपनीज वगैरह जो होती हैं, वे सब किस में आती हैं, ये सारी की सारी द्वितीयक क्षेत्र में आती है। भारत का सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं इसे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तीसरा हमारे यहाँ है, उसे हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। तीसरी कैटेगरी हमारे यहाँ क्या है, तृतीयक क्षेत्र, जिसे मैं सेवा क्षेत्र भी बोलता हूँ। इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, सर्विस सेक्टर बोलते हैं इसे। ठीक है, सेवा क्षेत्र। इसके अंदर आ जाए बेटा परिवहन, ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर आ जाएगा बैंकिंग, इसके अंदर आएगा बीमा, इंश्योरेंस और सामुदायिक सेवाएं। ठीक है, तो ये सब कैटेगरी में आ जाएंगे, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 3 क्षेत्र अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक, सेकेंडरी और द्वितीयक। प्राथमिक में प्राकृतिक संसाधन जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, खनन, उत्खनन। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में इंडस्ट्रीज जो होती हैं, कंपनीज जो होती हैं, उद्योग जो होता है वो द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा होता है। और तृतीयक क्षेत्र में आपकी जो सेवाएं होती हैं, जिसके बदले भारत जाना जाता है सर्विस सेक्टर के अपने दम पे, तो वो सब इसके अंदर आती हैं। जैसे बैंकिंग सेवा हो गई, आपकी सामुदायिक सेवाएं हो गई, उसके अलावा आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, तो ये सब हम भारत का
इसके अंदर का नाम होता है। ठीक है, तो चलिए, तो ये सब बातें आज की क्लास में हैं, आपने बिल्कुल ध्यान से देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि बात को समझ में आई होगी। और देखिए, आप अच्छे अच्छे से नोट्स बनाना, बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में बात करना और क्लास को देखना। अगर एक बार में नहीं समझ आती है, रिवाइज करके देखना, दोबारा से देखना। ठीक है, अच्छे से देखना बच्चे। इकोनॉमी मुझे ऐसा लगता है कि आसान है और मुझे ऐसा लगता है कि इससे स्कोर करा जा सकता, अच्छे से स्कोर करा जा सकता है। तो हम इसे देखेंगे कि कोशिश करेंगे कि इसे इतना पढ़ लिया जाए कि हम अपने एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर इसमें कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम इसमें बना पाएँ। यही मेरी उम्मीद रहेगी, यही मेरी आशा है आप सभी लोगों से। और आप सब मेहनत करिए बस ईमानदारी के साथ, हम लोग ज़रूर जीतेंगे। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में बच्चा लोग। जय हिंद।